Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 21st पार्ट पर एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनविजिबल राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो इनविजिबल राइटिंग क्या होती है, इसके लिए इस तरह की राइटिंग को लिखने के लिए किस तरह की इंक को आप यूज़ कर सकते हैं, फिर उनका अगर आपको डिटेक्शन करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, तो ये पूरा का पूरा आज हम पूरा समझने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपके सामने है एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है इनविजिबल राइटिंग रिटन विद आयरन कंटेनिंग इंक कैन बी डेसिफर्ड विद द हेल्प ऑफ। इनमें से यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से बताना है कि वो कौन सा ऐसा केमिकल होगा जिसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर हम विजिबल बना सकते हैं अगर कोई राइटिंग आयरन कंटेनिंग इंक से लिखी गई है, जो कि आपकी इनविजिबल राइटिंग होती है। नेकेड आई से अगर आप आयरन कंटेनिंग इंक से लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो इनमें से कौन सा केमिकल आप यूज़ करेंगे उसको डेसिफर करने के लिए या फिर उसको विजिबल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें देंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, एंड करेक्ट आंसर जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनविजिबल राइटिंग की, तो इनविजिबल राइटिंग क्या होती है। सो इनविजिबल राइटिंग इज एनी मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन वेयर बाई एन इंडिविजुअल कंसील्स द एक्चुअल रिटन टेक्स्ट। मतलब कि इनविजिबल राइटिंग के आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि वो राइटिंग जो आपको नेकेड आई से ना दिखे। ठीक है, जब आप किसी ऐसी इंक का यूज़ करते हुए कुछ लिखते हैं जो आपको नॉर्मल अगर आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा वो प्लेन पेपर है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उस पर आपको कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स या फिर कुछ अदर अलग अलग तरह के यहाँ पर ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। उसके बाद में उसमें जो कुछ लिखा हुआ होता है आप उसको डेसिफर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सीक्रेट राइटिंग सुना होगा। सीक्रेट राइटिंग में क्या करते हैं, उसको अलग अलग कोडिंग के फॉर्म में लिखा जाता है। कुछ अगर मान लीजिए किसी को कोई एक कंसील्ड में आपको छुपाते हुए कोई एक मैसेज है किसी तक पहुंचाना है, तो उसके लिए जो आपकी सीक्रेट राइटिंग होती है वहाँ पर क्या करते हैं, जो भी आपके लेटर्स होते हैं, जो भी वहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है, तो उसको इस तरह से कोडिंग फॉर्मेट में लिखते हैं कि अगर कोई नॉर्मल लेमन बंदा होगा तो वो उसको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो जिसको भेज रहा है उसको उन सारे कोड का मतलब पता है, तो वो उसको आराम से डेसिफर कर सकता है कि इस तरह का ये कुछ लिखा हुआ है तो इसका बेसिकली ये मतलब होगा। ठीक है, तो वो एक होती है आपकी सीक्रेट राइटिंग। तो उसके बारे में अलग से हम पूरा सेपरेट में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनविजिबल में भी वही चीज़ होती है, लेकिन इनविजिबल में यहाँ पर किसी तरह की कोडिंग नहीं करी जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं, बस जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको लिखने के लिए ऐसी तरह की इंक को यूज़ करते हैं जो आपको नॉर्मल आप नेकेड आई से देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो कुछ भी लिखा होता है वो आपको दिखने लगता है। ठीक है, तो इसका भी जो आपका इनविजिबल राइटिंग होती है इसका भी यूज़ एक तरह से किसी को कुछ मैसेज पहुँचाने के लिए किया जा सकता है सीक्रेटली। मतलब ए को कोई लेटर अपना भेजना है, कोई अपना मैसेज सेंड करना है बी तक, और ए चाहता है कि बी के अलावा कोई दूसरा इंडिविजुअल उसको पढ़ ना सके, उसको समझ ना सके। ठीक है, तो ए जो है इनविजिबल राइटिंग का यूज़ करते हुए, इनविजिबल इंक का यूज़ करते हुए कुछ भी लिखेगा जो भी उसको मैसेज पहुंचाना था और वो बी को दे देगा। तो इससे क्या होगा, बी को भी पहले से पता रखा होगा, बता रखा होगा ये चीज़ की ऐसा ऐसा आपको करना पड़ेगा, या जो भी है यहाँ पर इनविजिबल राइटिंग है। तो बी जो है उस तरह से जो भी चीज़ होगी तो उस अकॉर्डिंग अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उसको डिटेक्ट कर लेगा कि बेसिकली उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा मतलब होता है इनविजिबल राइटिंग का, और यही इसका पर्पज़ होता है। अब यहाँ पर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का क्या यूज़ है, इस तरह की जो भी राइटिंग है उसको डिटेक्ट करना। इस तरह की जो राइटिंग्स होती हैं ये आपको अलग अलग तरह के केसेस में देखने को मिल सकता है। आपको लगेगा कि नॉर्मली ये पेपर पड़ा हुआ है क्राइम सीन पे, कोई यूज़ नहीं है इसका, वेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर अगर आपको कोई ब्लैंक पेपर भी मिल रहा है तो वो भी आपको एज अ एविडेंस ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस पेपर पर आपका कुछ भी इनविजिबल इंक का यूज़ करते हुए कुछ वहाँ पर कंटेंट लिखा हो, कुछ वहाँ पर मैटर लिखा हो, कोई भी मैसेज लिखा हो। ठीक है,
तो आप उसको पूरा प्रॉपर सेंड करते हैं लैब में। देन लैब में उसका एग्जामिनेशन होता है, फिर आपको वहाँ पता चल सकता है कि उस डॉक्यूमेंट पर कुछ अगर लिखा था तो क्या लिखा था, और नहीं लिखा था तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम पूरा आगे समझेंगे कि बेसिकली कौन कौन से इनविजिबल इंक का आप यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले इनविजिबल इंक क्या होती है वो समझ लेते हैं। सो इनविजिबल इंक इज़ अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर राइटिंग विच इज़ इनविजिबल ईदर ऑन एप्लीकेशन और soon thereafter and can later be made visible by some means। मतलब कि इस तरह की इंक जो आपके लिखते टाइम ही पूरा आपकी इनविजिबल रहे, या फिर आपने लिखा तब तो आपको विजिबल थी, पर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद में वो इनविजिबल हो गई। ठीक है, इस तरह की भी राइटिंग होती है। मतलब कि कुछ आपके इस तरह के पेन आते हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट पर लिखते हैं तो जितने टाइम के लिए आप चाहते हैं, मतलब उसका कुछ टाइम रहता है कि इतने टाइम तक वो आपका विजिबल रहेगा, उसके बाद में आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में वहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह की भी इंक होती हैं, तो वो भी आपका इनविजिबल इंक ही कहलाती है। तो ये पूरा अभी हम समझने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो आपकी इनविजिबल इंक होती है एक तरह की स्टेगनोग्राफी का ही फॉर्म है। स्टेगनोग्राफी क्या होता है अब? सो स्टेगनोग्राफी is the practice of concealing a message within another message or a physical object like hidden messages on a paper written by invisible ink। स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है किसी एक मैसेज को किसी दूसरे मैसेज के अंदर छुपाना। ठीक है, मतलब कि कोई एक मैसेज है, ये इसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ है, अब इस मैसेज को किसी दूसरे मैसेज की हेल्प से छुपाना। इसकी भी अपनी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, पर वहाँ पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं है, और आपके नेट के एग्जाम में भी इतना डिटेल में नहीं आता है। तो बेसिकली स्टेगनोग्राफी का मतलब सिंपल सा है, कोई एक रिटन टेक्स्ट है उसको किसी दूसरे मैसेज से छुपाने की कोशिश करना। मतलब यहाँ पर हम एक तरह से कोडिंग भी कह सकते हैं कि आप कोडिंग वगैरह करके एक मैसेज को दूसरे मैसेज की हेल्प से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर जो आपकी इनविजिबल इंक होती है वो भी एक तरह से यही होता है, ताकि हमने एक मैसेज को छुपाने के लिए हमने इनविजिबल इंक का यूज़ करा। मतलब वहाँ पर जो कुछ लिखा था वो आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहा था, नॉर्मली वो आपके सामने एक पन्ना है था, सिंपल सा पेपर था जहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी स्टेगनोग्राफी। इसको हम एक तरह से इनविजिबल राइटिंग जो है वो एक तरह से इसका एक फॉर्म है, इसका एक टाइप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टेगनोग्राफी। जैसे कि आपका हिडन मैसेजेस होते हैं किसी एक पेपर पे, जो आपका इनविजिबल इंक का यूज़ करते हुए लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जो वर्ड वॉर सेकेंड हुई थी, वर्ड वॉर सेकेंड में न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिल्स वर यूज्ड फॉर स्टेगनोग्राफी। मतलब कि जो आपकी एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो आपके केमिकल कंपाउंड्स थे, जो कुछ मेडिसिन्स होती हैं, उन मेडिसिन्स में जो न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉल्यूशन के केमिकल कंपाउंड्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज़ करते हुए एक पेपर पर कुछ भी मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए उनका एज अ इंक उन चीज़ों का यूज़ करा गया था, उन केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ करा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी एक तरह से स्टेगनोग्राफी ही है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड बेसिकली स्टेगनोग्राफी क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अभी तक बना नहीं है पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी नया नया लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है, बहुत सारे नए नए आपको वहाँ पर टॉपिक्स देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो इस वजह से कुछ भी अगर नया आपके सामने आता है तो उसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेगनोग्राफी। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है general application and use। So invisible ink can be applied to a writing surface with any stick, stylus, stamp, fountain pen, toothpick, calligraphy pen, cotton swab और इवन फिंगर डिप्ड इन द लिक्विड। मतलब कि इसमें से आप कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप स्टिक, स्टाइलस, स्टैम्प, फाउंटेन पेन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप लिख सकें आराम से। ठीक है, जिन चीज़ का यूज़ करके आप आराम से लिख सकें तो वो आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए इनविजिबल इंक से। इंक तो आपका लिक्विड फॉर्मेट में ही होगा, बस आपको डिप कर करके लिखना होता है। तो वो आपका कोई भी पॉइंटेड चीज़ हो सकती है जिसकी हेल्प से आप आराम से लिख सकें, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उसको कुछ टाइम के लिए सुखाना होता है ताकि जो भी वहाँ पर केमिकल वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, और फिर वहाँ पर आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो वहाँ पर वो कुछ भी वहाँ पर विजिबल नहीं होगा। अब उसको विजिबल बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, अब इन मेथड्स के बारे में हम आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, वहाँ पर पूरा समझते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की जो इनविजिबल इंक होती हैं ये 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करी जाती हैं। सबसे पहला आता है जो इंक होती हैं जिनको हम हीट की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। हीट का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप फ्लेम के सामने लाते हैं, फ्लेम के सामने मतलब इतना बस कांटेक्ट में लाना होता है कि बस हीट ट्रांसफ़र हो, वो पेज आपका जले ना। ठीक है, तो इस तरह की अगर इस तरह से आप इंक को डेवलप कर पा रहे हैं तो वो आपकी इंक जो है इस कैटेगरी में आ जाएगी। सेकेंड होती हैं इंक्स डेवलप्ड बाय केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन से आप कुछ केमिकल रिएक्शन करवा के आप इंक को डेवलप कर पा रहे हैं, उसको विजिबल बना पा रहे हैं, तो वो आपका ये वाला आ जाएगा। थर्ड है आपका इंक डेवलप्ड अंडर यूवी लाइट। अगर यूवी लाइट के अंडर में आपका विजिबल हो जाती है तो वो आपका थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। फोर्थ में क्या है, डिसअपियरिंग इंक, मतलब कुछ टाइम के बाद में जो भी इंक थी वो आपकी डिसअपियर हो जाती है, तो वो वाली इंक आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। और अभी हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इंक हीट की हेल्प से डेवलप करती हैं। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप कोला ड्रिंक जो होती है उसकी हेल्प से लिखते हैं, तो अगर आप उसको हीट के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो आपका पूरा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हनी सॉल्यूशन। जो आपका हनी सॉल्यूशन होता है या फिर जो शुगर होता है उसका सॉल्यूशन होता है, उसकी हेल्प से आप किसी डॉक्यूमेंट पर लिखते हैं, किसी पेपर पे लिखते हैं, तो वो आपका इनविजिबल रहेगा। हीट के कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे कि हीट के कांटेक्ट में लाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कांटेक्ट में ले आएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कैंडल है और यहाँ पर इसमें हीट है, ये आपकी फ्लेम्स काफ़ी दूर तक आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपकी हीट यहाँ तक आ रही है तो आपके अपने पेज को बस यहीं तक रखना है, इसके कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं लाना है। बस आपको इतना डिस्टेंस रखनी चाहिए कि हीट आपके बस पेपर को टच कर पाए, मतलब कि जो आपका पेपर है जिस पे कुछ भी इनविजिबल राइटिंग है वो बस हल्का हल्का सा गर्म हो और इवनली गर्म हो, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करते रहना चाहिए ताकि जो हीट जो आ रही है वो इक्वली पूरे पेपर पे लगती रहे। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगेगी तो वो पेपर आपका जलने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत केयरफुली करनी होती है और ये चीज़ धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार अपने घर पे करके देखिएगा। कोई भी हनी सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन लीजिएगा, या फिर यहाँ पर बाकी के जैसे हैं, जैसे कि आपका लेमन है, एप्पल जूस है, मतलब कोई भी फ्रूट जूस है उसको लीजिएगा। उससे किसी भी आप डॉक्यूमेंट पर कोई एक नॉर्मल पेपर पर कुछ लिखिएगा। ठीक है, जब वो सूख जाए उसके बाद में एक कैंडल को जलाइएगा, कैंडल रख दीजिएगा और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर, ताकि वो आपका पेपर जले ना, इतने डिस्टेंस पर रखिएगा ताकि आपका सिर्फ पेपर गर्म हो और उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मूव करिएगा। तो उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो कुछ भी आपने लिखा था वो विजिबल होने लगता है। तो इस तरह से एक बार घर पे प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, मज़ा भी आएगा और चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और आपकी खुद की प्रैक्टिस में भी नहीं आएगा। जितनी बार आप करके देखेंगे उतनी बार आपसे धीरे धीरे होने लगेगा। एक बार करिएगा, हो सकता है आपका पेपर जल जाए, दूसरी बार जो भी आपने गलतियाँ पहली बार में करी थी उनको हटा के दूसरी बार करिएगा। धीरे धीरे आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से ये चीज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने हनी सॉल्यूशन से कुछ लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट पर, तो यहाँ पर क्या होता है, जो शुगर होती है वो कैरेमल में कन्वर्ट हो जाती है बाय डिहाइड्रेशन। जो शुगर होती है, हनी सॉल्यूशन है या फिर शुगर सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर जो भी शुगर रहती है वो आपकी कैरेमल में कन्वर्ट होती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो इस वजह से वहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो आपका विजिबल होने लगता है। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी फ्रूट जूस लेंगे, अनियन जूस लेंगे, ऑरेंज जूस लेंगे, एप्पल जूस लेंगे, तो वहाँ पर जो भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो पेपर फॉर्म एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एस्टर होता है इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं हीट की वजह से सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, तो इस वजह से आपका वो विजिबल हो जाता है। उसके अलावा जो भी आपके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड है, सीरम है, सलाइवा है, उसकी हेल्प से लिखेंगे और हीट के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो भी आपका विजिबल हो जाएगा। देन सोप वाटर है, इसमें जो होता है आपका कार्बोक्सिलिक होती है वो आपका पार्शियली ऑक्सीडाइज होने लगता है, तो उसकी हेल्प से आपको ये चीज़ दिखने लगती है। ठीक है, देन वाइन है या फिर आप विनेगर का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट क्लोराइड विच टर्न्स ब्लू when heated and becomes invisible again after a while। सो यहाँ पर जब आप कोबाल्ट क्लोराइड से लिखते हैं कोई चीज़ को तो वो आपका इनविजिबल रहता है, लेकिन जब आप उसको हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो आपका ब्लू होने लगता है और कुछ टाइम के बाद में वो फिर से इनविजिबल होने लगता है।
ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके कुछ ऐसी इनविजिबल इंक थी जिनका यूज़ करते हैं आप, इनको डेसिफर करने के लिए आप हीट करते हैं, इनको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको जला देंगे, बहुत ही केयरफुल रहने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। इसमें से किसी भी आप इनविजिबल इंक का आप यूज़ करके घर पे एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर से देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल है तो उसकी हेल्प से आप आराम से कर सकते हैं, तो एक बार प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से करना होता है। ठीक है, और बेसिकली आपको यहाँ से ये भी समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल करने के बाद में कि लिटरली ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं या रियल में ऐसा कुछ होता है। तो एक बार करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि सच में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंक डेवलप्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जब कुछ केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी हेल्प से जब इंक डेवलप करती है, तो यहाँ पर अगर आपका फिनोफ्थेलीन से लिखा हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप इसको अमोनिया फ्यूम्स के पास लाते हैं। अमोनिया से लिखा हुआ है तो इसको रेड कैबेज वाटर के पास में लाते हैं। स्टार्च आयोडीन, मतलब कि स्टार्च या फिर लेमन जूस से लिखा है तो उसके लिए आप इसको आयोडीन के सामने ला सकते हैं। मतलब आयोडीन की जो फ्यूम्स होती हैं उनसे आप इनका कांटेक्ट करवा सकते हैं। क्यों कॉपर सल्फेट से लिखा हुआ है तो इसका आप सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो वो आपका डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आपका फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट से लिखा हुआ है Fe2 का मतलब ये है कि जो आपका Fe के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं, जो तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपका इंडिकेट कर रहा है ये वाला 2। ठीक है, तो आयरन सल्फेट जो है आपका, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, ये वाले केमिकल्स हैं जिनका यूज़ करके आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वाली इनविजिबल इंक से अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो ये आपके सामने सामने लिखे हुए हैं कौन किसके लिए है, तो आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर जितने भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में जो आपका हीट वाला था, वहाँ पर जो भी रिएक्शन किस वजह से हो रही थी, क्यों हो रही थी, वो सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर इसमें से कोई इंक है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप कौन से केमिकल का यूज़ करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्मेट पे मैंने आपके लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था तो वो क्वेश्चन आयरन सल्फेट को लेकर था। इसी तरह से इनमें से आप किसी भी केमिकल का यूज़ करके क्वेश्चन वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आराम से। इसी तरह से जो मैंने हीट वाले में बताया था तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको याद बहुत अच्छे से रखिएगा। एग्जाम में डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंक जिसको हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से डेवलप करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपका इंक डेवलप्ड बाय यूवी लाइट। वो कुछ ऐसी इंक्स होती हैं जिनको अगर आप यूवी लाइट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो आपकी विजिबल होने लगती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स कंटेनिंग ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, सोप है, बॉडी फ्लूइड्स, सनस्क्रीन, लेमन जूस। तो ये आपकी कुछ ऐसी इंक हैं जिनको अगर आप यूवी लाइट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो आपकी विजिबल होने लगती हैं। यहाँ पर जैसे आपका लेमन जूस था तो ये आपका केमिकल रिएक्शन करने पे भी डेवलप हो रहा था, ये आपका यूवी लाइट के अंडर भी डेवलप हो रहा है, या आपका हीट के कॉन्टैक्ट में लाने पर भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपका सोप था, जो आपका बॉडी फ्लूइड था, ये आपका जो हम हीट के कांटेक्ट में लाकर कर रहे थे तो वहाँ पर भी डेवलप हो रहा था, और इसको आप यूवी लाइट के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो भी आपका डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंक के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, वो आपका एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो भी आप इंक यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे। ठीक है, वो किस तरह के रिएक्शन करता है उन चीज़ों पे। तो इस तरह से ये आपका क्लासीफाई होता है। तो ये आपकी हो गई आपकी जो इंक यूवी लाइट के कॉन्टैक्ट में आने पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, और अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट है डिसअपियरिंग इंक। यहाँ पर कुछ आपके अलग तरह की इंक आती हैं, अलग अलग तरह के पेन आते हैं, तो उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन रहती है कि इतने टाइम तक ही आपका जो कुछ भी पेन से लिखा हुआ है वो आपका विजिबल रहेगा, उसके बाद में वो आपका डिसअपियर हो जाएगा। ये बेसिकली क्योंकि कुछ वहाँ पर ऑक्सीडाइज जो केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं उस इंक को बनाने में, उसमें जो आपके केमिकल्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वो एयर के साथ में पूरा केमिकल रिएक्शन करके वो जो भी केमिकल्स होते हैं तो वो उड़ जाते हैं, जो आपके
इंक को एक कलर देते हैं, तो वो वाले एजेंट्स आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो कुछ भी वहाँ पर लिखा हुआ होता है वो आपको डिसअपियर हो जाता है, वो आपको विजिबल नहीं होता है कुछ टाइम के बाद में। तो इस तरह की जो इंक होती हैं इनको हम बोलते हैं डिसअपियरिंग इंक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंक्स दैट आर विजिबल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द इंटेंशन ऑफ बीइंग मेड विजिबल अगेन आर कॉल्ड डिसअपियरिंग इंक। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि उन चीज़ों को आपको विजिबल बनाने रखना है या फिर उसको इनविजिबल करना है, बस वो नॉर्मली इस तरह की कुछ इंक ही होती हैं, डिसअपियरिंग इंक कहलाती हैं। दे टिपिकली रिलाई ऑन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन थाइमोप्थिलीन एंड अ बेसिक सब्सटेंस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो इंक होती है इसमें आपस में केमिकल रिएक्शन होती है थाइमोप्थिलीन और जो बेसिक सब्सटेंस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच में। तो इसकी वजह से ये आपका कलरलेस हो जाता है, ये आपका डिसअपियर हो जाती हैं। बेसिकली थाइमोप्थिलीन जो होता है आपका नॉर्मली कलरलेस होता है। जब ये किसी सॉल्यूशन के साथ में, किसी बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो आपका ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर जब आपके एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये आपकी चीज़ें रहती हैं जिस तरह की आपकी डिसअपियरिंग इंक होती है। बेसिकली यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन वाला जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होता रहता है। तो उस वजह से जो कुछ भी लिखा होता है वो आपका डिसअपियर हो जाता है। तो ये होता है आपका डिसअपियरिंग इंक। आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि इनका फोरेंसिक सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है। तो वैसे तो आपको यहाँ से खुद समझ लेना चाहिए कि फोरेंसिक सिग्निफिकेंस यही है कि इस तरह की चीज़ें अगर आपको क्राइम सीन पर मिलती हैं तो आप उसको कैसे कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर क्राइम सीन पर मिलते हैं तो वो आपके लैब में आएंगे, आपको उसको डिटेक्ट करना होगा, जो भी आपसे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपके पास कोई नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट आ गया, प्लेन पेपर है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप डिटेक्ट करेंगे कि वहाँ पर कोई आपका कंटेंट लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था तो क्या लिखा था, कि किस पर्पस से लिखा गया था, क्या क्या उसके मोटिव हो सकते हैं, फिर उसकी हेल्प से जो क्राइम है उसका क्या कनेक्शन है। तो वो सारी चीज़ें आपको लिंक करनी होती हैं, तो वो आपकी खुद की मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जैसे कि जब ये पूरा आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड सारा का सारा जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं आपकी फोरेंसिक सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट से, वो एट द एंड में सारी चीज़ें लास्ट में कंपाइल करके बता दूंगी। तो वहाँ से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा वहाँ पर आप खुद का दिमाग और थोड़ा सा लगाइएगा तो वहाँ पर आपके अंदर नए नए थॉट्स आ जाएंगे कि और हम इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं, हम और क्या क्या चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो जब आप थोड़ा सा आप अपने माइंड पे काम करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी रिसर्च स्किल्स बढ़ेंगी। बेसिकली जो फोरेंसिक साइंस है वो एक तरह से रिसर्च वाला ही फील्ड है पूरी तरह से। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च स्किल्स होंगी उतना अच्छा आपकी फोरेंसिक स्किल्स डेवलप कर जाएंगी आपके अंदर। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि आपके नेट के एग्ज़ाम में पेपर 1 आता है, वहाँ पर आपका रिसर्च स्किल्स भी आती है, रिसर्च वाला पेपर भी आता है, तो वो भी आपका पूरी तरह से लॉजिकल होता है। वहाँ पर थोड़ा बहुत तो पढ़ना होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ आपका लॉजिक ही काम करेगा। पढ़ना होता है, ऑब्वियस सी बात है पढ़ना होता है, बट थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी लॉजिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा सा लॉजिकली करके सोचिए, लॉजिकली सोचिए चीज़ों को, आपको हर क्वेश्चन का आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी रही बात फोरेंसिक सिग्निफिकेंस की, तो वो एट द एंड पूरा कंपाइल करके मैं आपको बता दूंगी, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक था इनविजिबल इंक का, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब टाइम है उस क्वेश्चन के आंसर का। तो यहाँ पर जो आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, इसकी हेल्प से अगर कोई भी राइटिंग, कोई भी कुछ लिखा हुआ है उसमें अगर आयरन कंटेनिंग इंक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एंड इस तरह से आप और बहुत सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करके देखेगा, और जितना भी मैंने यहाँ पर बताया है हर स्लाइड का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ के करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर, और ब्लॉगर पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट डेज पर, रेगुलर बेसिस पर जितना भी, जैसे कि आपको ऑल्टरनेट पर आपको वीडियोज़ मिलते हैं तो उनकी जस्ट अपोजिट आप ऑल्टरनेट कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको क्विज़ मिलती है। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी जो स्किल्स हैं
अपनी जो प्रैक्टिस है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी खुद की पूरे एनालिसिस कर सकते हैं, आपको पूरा स्कोर मिलता है। स्कोर के बाद में एट द एंड रिजल्ट आपके सामने आता है, वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन होता है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर। तो ऐसे आप बहुत अच्छी अपने नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमारे ब्लॉगर की वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है, इस पर ज़रूर से विजिट करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि उन तक क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।